हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल साइंस का लास्ट टॉपिक फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फिजिक्स का पहले देखिए टॉपिक्स। फिजिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशंस है, मोशंस है। मोशंस में दो टॉपिक है, नॉर्मल मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। फिर वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। वेव्स कट गया इधर। वेव्स में आपका लाइट वेव, साउंड वेव्स, हीट वेव्स, है ना। फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th घुस गया अब यहाँ तक हमारा 11th था, है ना। फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स और ऐसा यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कुछ इंपॉर्टेंट, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इतना सारा टॉपिक्स हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक दिन 3-3 टॉपिक्स कवर करेंगे, है ना। ऑलमोस्ट आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर 4-4 टॉपिक कवर किए तो 6 डेज लगेंगे। अप्रॉक्स 7 डेज का कोर्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो आज हम लोग यूनिट चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिट्स वो है, कोई भी हम एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो हम लोग जो भी स्टैंडर्ड चूज करते हैं उसका वो यूनिट कहलाता है। या तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स करने का मतलब यूनिट डायरेक्ट वही यूनिट है, और डिराइव्ड यूनिट मतलब उससे हम लोग को कैलिब्रेट करके कैसे भी कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है ना। तो ये मतलब बेसिक है, ये थोड़ा हाई लेवल पर हुआ। तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। MKS बोले तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको SI सिस्टम भी बोलते हैं, SI इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। CGS सिस्टम किसको बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अब फुट पाउंड सेकेंड जो ब्रिटिश काल में यूज होता था, फुट पाउंड सेकेंड FPS सिस्टम। तो SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग रखे हैं। लेंथ, मास, टाइम देख लिए, लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये 7 यूनिट्स है बेसिक, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमको SI सिस्टम में पढ़ना है। नेक्स्ट, तो समझ गए MKS और CGS क्या क्या फुल फॉर्म है, सेंटीग्राम, ग्राम सेकेंड, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, है ना, जिसको SI यूनिट भी बोलते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका एक कोड है KH/DCM, KH/DCM, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मेन यूनिट है आपका मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, वही मेन यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, KH/DM, DCM। तो अगर हम कोई भी यूनिट को इधर से इधर जाएंगे तो गुना करेंगे, और इधर उल्टा आएंगे तो भागा करेंगे, क्योंकि ये सब धीरे धीरे हम लोग छोटा यूनिट पे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा है, ठीक है। डेसी सबसे छोटा है, सेंटी सबसे छोटा, मिली सबसे छोटा है। तो अगर हमको 1 किलो में कितना मिली होगा तो गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁶ मिली, 6 मिली, ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे छोटा और भी छोटा यूनिट में अगर मिली के आगे भी जाना चाहते हैं तो माइक्रो, नैनो, पीको, मेगा, फेम्टो, ठीक है। मेगा, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, कभी कभी जो है मेगा का यूज होता है, तो मेगा में +6 होता है, पीको होता है -10, एक होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में होता है -10, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नैनो हो गया -9 मीटर, माइक्रो हो गया -6 मीटर, मेगा हो गया 10⁻6 मीटर, फेम्टो हो गया -15 मीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अब आइए एंगल के बारे में। एक पूरे एंगल बनाने में 360 डिग्री लगता है। कोई पर्टिकुलर आर्क का हम अगर लेंथ लिए कि इतना चलने में कितना एंगल बनाया, तो थीटा इक्वल टू होता है L/R, ये लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, ठीक है। L/R, जो यहाँ पे थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा, हाँ।
स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री नहीं होता है, रेडियन होता है। एक रेडियन बराबर क्या होता है, π/180 थीटा। तो एंगल को दो टाइप में लगा हम लोग लेते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का सम होता है 180 डिग्री और सॉलिड एंगल का होता है 360 डिग्री। और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, सॉलिड का। देखिए यही है आपका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली, अब बीच में मीटर है तो किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटीमिली। अब जिधर राइट साइड जाएंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो कमेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, तो कितना बताएंगे? हम लोग कितना मीटर की तरफ गए, 2 गए, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 2 मीटर होता है। अरे 10⁻²। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? हम लोग किधर 2 गए तो ये बड़ा, इधर वाला जो इधर से इधर जा रहे हैं मतलब छोटा होते जा रहा है, और इधर से इधर जा रहा है मतलब बड़ा होते जा रहा है। तो इधर हम लोग जाएंगे तो गुना करते जाएंगे। तो ये देखिए एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 2 10⁻² सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर में कितना मिलीमीटर, तो 1 2 3 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर। तो किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटीमिली। अगर आप इधर जाएंगे तो 10 के पावर करते जाएंगे, खाली गिनते गिनते, और इधर जाएंगे तो 10 के पावर माइनस करते जाएंगे। हाँ, उल्टा जाएंगे तो भागा करेंगे, बोले तो 1/10 के पावर हो जाएगा, बोले तो 10 के पावर माइनस उतना। कहाँ वो है? वो बोले तो कोई ऑफिशियल जो भी आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ मीटर ले रहे हैं हम, किलोग्राम भी तो ले सकते हैं। यहाँ मीटर ले रहे हैं तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ऐसा। वो बोले तो मेन ऑफिशियल मेन यूनिट क्या है आपका। नेक्स्ट, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? रेडियन और स्टेरेडियन बताए थे आपको। सॉलिड एंगल में स्टेरेडियन और प्लेन एंगल में रेडियन। तो प्लेन एंगल क्या होता है, लेंथ अपॉन थीटा इक्वल टू L/R, और स्टेरेडियन का सिंबल क्या होता है, सिग्मा। तो लेंथ यहाँ लेंगे तो यहाँ एरिया चलेगा, और रेडियस लेंगे तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर चलेगा। तो बस जो भी चीज़ है यहाँ एरिया में ले रहे हैं हम, तो इसलिए स्क्वायर चलेगा। तो सिग्मा इक्वल टू एरिया अपॉन R², ये होता है स्टेरेडियन। और रेडियन होता है लेंथ अपॉन R, इसको रेडियन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए पार्सेनिक यूनिट। पार्सेक जो है एक यूनिट है लेंथ का, ठीक है, लंबाई का यूनिट है ये। एसआई यूनिट में 10 के पावर -15 को फेम्टो बोलते हैं, बताए थे। माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10, पीको 10 के पावर -12, फेम्टो 10 के पावर -15, ठीक है ना। और मेगा 10 to the +6। तो ये हो गया व्हाट इज द पावर ऑफ सेकेंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो है -2 होगा सेकेंड का, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड में -2 है ना। विच फिजिकल क्वांटिटी यूज फॉर द एक्सप्रेशन आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू L/R, तो थीटा होता है प्लेन एंगल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है। नेक्स्ट, अब आ जाइए मोशन। यूनिट के बारे में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, उसी में घुमा फिरा के आगे पीछे करते रहेगा, है ना। डायमेंशन अलग से हम कभी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या है, मोशन में 2 क्वांटिटी पढ़ना है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, जैसे स्पीड है, मास है, वॉल्यूम है, टाइम है, वर्क है, पावर है। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, नॉर्मल एडिशन से ऐड होता है वेक्टर एडिशन। इसमें जो है डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगुलर लॉ वाला से फॉलो होगा। a + b अगर वेक्टर एडिशन करना है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, टोटल का अंडर रूट कीजिएगा, तब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का दोनों का जोड़ का मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सब वेक्टर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब आ जाइए डिस्टेंस।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? जो एक्चुअल पाथ चलता है आदमी वो डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर में लेते हैं। इसका डिस्टेंस नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा जो हम जितना चले। अब ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये भी मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो छोटा होगा। जैसे एग्जांपल, हम एक सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं, हम यहाँ से चालू किए, यहाँ जाते जाते यहाँ पे चले गए, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? ये इसका पूरा सेमी पेरीमीटर आधा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चुपचाप ये इसका डायमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वहाँ से चल के वहीं पहुँच गए तो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन पलट दिए तो, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब आ जाइए स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड हम पढ़े हैं स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस बाई टाइम होगा, मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा, है ना। नेक्स्ट तो दिया हुआ है, इसको किस चीज़ से नापते हैं? स्पीडोमीटर से। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा, ये डिस्टेंस बाई टाइम होगा, है ना। नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़िएगा आगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा यूनिट। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटॉर्डेशन, है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चले, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन बदल रहा है। कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? हर एक पॉइंट का टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हर समय बदल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ये एक्सेलरेटेड कब होगा? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होते जा रहा है, हर एक जगह उसका टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन। देखिए फिगर में दिखाया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? स्पीड बाई टाइम, अरे सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक सर्किल में कितना मारेगा? 2 पाई, पूरे 360 डिग्री होगा ना, तो 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी को हम लोग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तो 2 पाई म्यू ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट है ना। तो एक सर्किल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक सेकंड में जो होता है वो फ्रिक्वेंसी कहलाता है। तो 1 बाई टी, एक सेकंड में रिवोल्यूशन n हो गया, तो ये 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, या फिर 2 पाई बाई टी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस क्या होता है? 360 डिग्री का जब कवर करेंगे तो उसका जो पेरीमीटर होगा वही होगा, तो 2 पाई आर। फिर 1 बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, 2 पाई बाई टी को हम लोग ओमेगा लिख सकते थे, तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इंटू स्पीड। तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म जो होता है, कहीं भी उसका जो टेंजेंट होगा वो क्या बताएगा? कोई भी पॉइंट का उसका टेंजेंट होगा, डायरेक्शन बताएगा, चाहे वो तुम किलोमीटर पर आवर में लो या फिर मीटर पर सेकंड में लो, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है v माइनस यू बाई टी होता है, अभी पढ़े, मीटर पर सेकेंड हो गया v, और बटा सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, है ना। रिटार्डेशन निगेटिव होता है एक्सेलरेशन, चाहे डी एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी समझ गए। नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसको बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम को डिफाइन करता है। पढ़े हैं बच्चा में? जब बच्चा हुआ करते थे, याद करिए, आगे वाला लड़की को लाइन मारते थे, उसमें इनर्शिया पढ़ते थे। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया 3 तरह का होता है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। फिगर एग्जाम्पल से समझिए। एक कारपेट है, कारपेट में डस्ट पड़ा हुआ है, उसको हम ऐसे ऐसे पीटेंगे तो देखते होंगे उड़ता है कुछ चीज़ और फिर सेटल हो जाता है। क्या हो रहा है इसमें?
जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप अनबैलेंस चाहे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो। इसी से वो पता चल रहा है कि वो रेस्ट में रहना चाह रहा था, आप ज़बरदस्ती डिस्टर्ब किए, फिर वो रेस्ट में आ गया। तो कारपेट को हम रेस्ट डिस्टर्ब किए, लेकिन उसका इच्छा वही था कि हम रेस्ट में रहें। अब ज़बरदस्ती काम करा दिए अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए इनर्शिया ऑफ मोशन है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस में, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक मारा तो आपका पैर वाला पार्ट तो ब्रेक मारने से इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पैर रेस्ट में आ जाता है, जल्दी नीचे है तुरंत सेटल हो गया। लेकिन आपका फ्रंट पार्ट जो है झुक जाता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में आप क्या करें, आप मोशन में थे लेकिन आप चाह रहे थे कि मोशन में चलते रहें हम, ये इनर्शिया की वजह से। लेकिन आपको अनबैलेंस फोर्स अचानक से ब्रेक लगा तो आप आगे की ओर झुक गए, क्योंकि वो मतलब आपके जो इच्छा था उस इच्छा के विपरीत काम हुआ। उसी तरह से अचानक से आप ऐसे रेस्ट में थे, अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गया तो पीछे की ओर भागते हैं। तो आप रेस्ट में थे, चाह रहे थे कि आप रेस्टे में रहे, लेकिन पीछे की ओर भागना पड़ता है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स वहाँ लग गया। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में क्या होता है, कीचड़ है और उसके ऊपर ट्रैक्टर को चला दिए बड़ा सा, तो उसका मड जो है कैसे पीछे की ओर मारता है, और कस के एकदम घुमाएंगे तो मड पीछे पीछे मारेगा। तो मतलब वो क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन जो है चाह रहा था कि उसी में रहे, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसे रोटेट कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन की तरफ क्या हो रहा है, मड जो है चेंज हो रहा है, फेंका रहा है। चाहे कोई सर्कुलर पाथ में आप ऐसे मुड़ रहे हैं तो आप जाते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि उसको जो आप डायरेक्शन में चलना चाह रहे थे कि आप वही डायरेक्शन में चले, तो अचानक से आपको डायरेक्शन को मोड़ना पड़ा तो आप भी अपने आप को मोल्ड किए। तो मतलब डायरेक्शन में थे तो डायरेक्शन में रहना चाहिएगा। जो जैसा स्थिति में रहता है ना, उसको वैसा ही स्थिति में कंफर्ट जोन पकड़ लेता है। तो ये इनर्शिया है। तो इनर्शिया वही बोला था कि भाई जो जिस स्टेट में है, बॉडी अपने आप को चेंज करने से रजिस्ट करता है, वही स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है ना। अब जो गलत डायरेक्शन पकड़ लिया वही डायरेक्शन में पकड़ लेगा, उसको चेंज करने में बहुत तकलीफ होगा। तो इनर्शिया का इफेक्ट है सब। तो उसी से फर्स्ट लॉ डिफाइन हुआ है, इनर्शिया से ही। इनर्शिया से ही फर्स्ट लॉ पता चला कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब से कोई इंटरनल फोर्स नहीं लगा तब तक। अब जैसे कोई बच्चा मतलब गलत राह पे जा रहा है तो जाएगा ही जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, वो जाएगा खुद से नहीं। अनबैलेंस फोर्स, कुछ एक्सटर्नल फोर्स उसको जरूरी है। तो इसको हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल बताया ना अभी, कारपेट बीटन विथ स्टिक, कार और बस स्टॉप्स और स्टार्ट सडनली, जो हम लोग कैसा बिहेव करते हैं। ब्रांच ऑफ ट्री आर सेकेंड विगसली, अगर हाँ पेड़ को हम कसकस के हिलाते हैं तो पेड़ पौधा का कुछ पत्ता गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है, क्योंकि अचानक से वो मोशन में आ जाता है, वो तो रेस्ट में रहना चाहता है, तो फिर उसको रजिस्ट करना चाहता है, रजिस्ट करने में टूट जाता है। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, धकेलना और खींचना, एक्टिंग ऑन द बॉडी। ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। तो 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, बहुत बार एग्जाम में आता है। फोर्स 2 प्रकार का होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जानते हैं आप लोग, जो चीज़ बैलेंस कर रहा है, जो चीज़ अनबैलेंस कर रहा है। तो लॉस ऑफ मोशन जो है इनर्शिया से डिफाइन हुआ है। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, रेस्ट वाला, मोशन वाला और डायरेक्शन वाला, ठीक है। अभी लगेगा, बाद में फटेगा। जाना पहचाना लगता है नया नया लगता है सब। तो ये इनर्शिया का जो भी रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन है, इसी की वजह से हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दिया गया था, जिसको गैलीलियो का इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब दूसरा जो है, पहला फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया डिफाइन करता है। सेकंड लॉ क्या डिफाइन करता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, जिसको हिंदी में संवेग बोलते हैं। मास और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करेंगे, जो यूनिट आएगा उसको पी बोलते हैं। तो केजी मीटर पर सेकेंड यही यूनिट होगा इसका। तो देखिए एक एग्जांपल लीजिए, एक कील लीजिए, उसको हथौड़ा से मारिए, और एक बार क्या कीजिए, एक कील लीजिए और उसको कोई छोटा सब्सटेंस से मारिए, मतलब हथौड़ा के बदले कोई छोटा सा पत्थर ले लीजिए। तो दोनों में क्या फ़र्क आपको पता चलेगा।
मोमेंटम पहले वाले में ज़्यादा होगा क्योंकि आप हथौड़ा लिए थे, हैमर, तो हैमर का मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा उसमें। लेकिन अगर एक दूसरा कील लेंगे और उसमें हम कोई पतला चीज़ लेंगे और उससे अगर हम हैमरिंग करेंगे कील को तो उसमें फोर्स कम लगेगा क्योंकि उसमें मोमेंटम हमारा मास इंटू वेलोसिटी कम हो गया। तो मास इंटू वेलोसिटी जो होता है मोमेंटम चेंज जितना होगा वही हमारा फोर्स होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है यही बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड फोर्स। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज वो फोर्स के जो है प्रोपोर्शनल होता है। और वो किस प्लेस में लगेगा फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज क्या लिखेंगे, v माइनस यू, एम वी माइनस एम यू, मास कॉमन छाटेंगे तो v माइनस यू और बाई टी, v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ऑलरेडी एक्सेलरेशन का डिफिनीशन में पढ़े हैं हम लोग। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन आया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखिए, कराटा प्लेयर जो है क्यों तोड़ देता है, मतलब पूरा आइस का अचानक से क्यों तोड़ देता है, क्योंकि वेलोसिटी इतना ज़्यादा है उसका अचानक से। मास का यहाँ मायने नहीं रख करके वेलोसिटी का मायने रखा, बहुत तेज मारता है। तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अचानक से मोमेंटम चेंज ज़्यादा होगा तो फोर्स उसको बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा, जितना भी हाई जंप लोग करता है तो हाई जंप जब करता है तो उसको कुशन क्यों, हीप ऑफ सैंड क्यों आगे दिया जाता है, क्योंकि आप अचानक से यहाँ दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और फिर उछल जाइएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो फोर्स जब आप उछल के फिर से डाउन करिएगा तो यहाँ पे एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी पे हैं आप, और फिर यहाँ आके आप जीरो वेलोसिटी पे आ जाइएगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कम टाइम में चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब फोर्स आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। अगर ये कुशन और ये सैंड नहीं दिया जाए तो आपका पिछवाड़ा गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुशन और सैंड दिया जाता है ताकि वो फोर्स को बैलेंस कर दे, हाँ, टाइम को बढ़ा दे। क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा मोमेंटम चेंज कर दिए तो आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा तो बैक मारेगा आपको, है ना। अब इसी चीज़ को लेके हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी, लेकिन एक्शन और अपोजिट रिएक्शन कब होगा, बॉडीज डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे हैं, जैसे कहने का मतलब मियाँ और बीवी है, अगर मियाँ बीवी को डांट रहा है तो बीवी भी मियाँ को डांटेगी, समझ रहे बात। तो बॉडी डिफरेंट है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप अगर इस पर हम एक फैट इसको मार रहे हैं तो हमको भी चोट लगेगा, क्यों कि ये अलग बॉडी है, हमारा ये अलग बॉडी है। हम इस पर एक्शन लिए तो ये भी हमको दिया कुछ, भले ही वो सिम्स नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे स्विमिंग कर रहे हैं तो हम लोग स्विमिंग करते हैं तो हम लोग फ्रंट में ऐसे पैर हाथ मारते हैं तो फिर वो पानी भी आपको ढकेलता है, पानी को हम पीछे ढकेलते हैं स्विमिंग में, वो हमको आगे ढकेल देता है, तो इक्वल रिएक्शन करा। चाहे गन का रिकॉइल, जब हम ऐसे गन से ऐसे तानते हैं तो हम ऐसे मारेंगे तो गन हमको पीछे मारेगा, क्योंकि हम उसको आगे धकेले थे तो हमको पीछे ढकेलेगा। चाहे आपका वॉकिंग, आप चलते हैं तो आप कैसे चलते हैं, एक पैर आगे करते हैं तो दूसरा पैर ऑटोमेटिक पीछे जाएगा, तो आपको ग्रेविटी जो है उसको अपोज करके चला देगा, पीछे वाला को आगे ढकेल देगा। तो जितना भी एक्शन है अगर इक्वल एंड अपोजिट होगा और डिफरेंट बॉडीज होगा, दो बॉडी होगा तो, ठीक है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अब आ जाइए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स जो होता है सेंटर ऑफ द पाथ पे लगता है सर्कुलर मोशन को। जैसे मान लीजिए एक पत्थर को एक धागे में बांध के ऐसे 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 नचाइए, ऐसे उंगली में बांध के ऐसे ऐसे नचाइए, ठीक है। तो नचाइएगा तो कंटिन्यू नाचते रहेगा, क्यों, क्योंकि एक उसको फोर्स बैलेंस करके रखा है, एक्सटर्नल फोर्स जो सेंटर ऑफ द पाथ पे लग रहा है, सर्कुलर मोशन वो मेंटेन रहेगा। तो वो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। कैसे, अभी हम लोग पढ़े v बराबर आर ओमेगा पढ़े थे, आर ओमेगा पढ़े थे, और ओमेगा इक्वल टू
V बाई आर, V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू V बाई आर होगा। हाँ तो मतलब अरे V बराबर अभी क्या पढ़े थे हम लोग, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, V बराबर आर ओमेगा, पढ़े हैं कि नहीं? तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर है। हाँ तो ये भी दोनों याद रखिएगा। तो फोर्स यहाँ पर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस यू बाई टी होता है। तो V माइनस यू बाई टी को हम लोग अगर क्या उसको बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में रेडियस सर्कुलर पाथ में निकालेंगे तो वो V बाई आर और V स्क्वायर बाई आर के बराबर आएगा एक्सेलरेशन। आगे वाले स्लाइड में आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है स्यूडो फोर्स है, ये प्रतीत होता है, दिखाई देता है, दिखेगा नहीं। माने ये कोई भी बॉडी घूम रहा है तो उसके अंदर से कोई फोर्स लगाया होगा तो उसको बाहर भी तो कोई खींचा होगा थर्ड लॉ के अनुसार। जैसे आप ट्रेन है, ट्रेन जब कर्व में चलती है तो उसको कौन सा फोर्स से उसको चलाना पड़ता है, उसके रेडियस को इतना बैंकिंग बना दिया जाता है ताकि रेडियस उसका ऐसा हम दें कि वो फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाई आर मेंटेन रखे, उसको वेलोसिटी इतना दें और रेडियस इतना दें कि ये फोर्स इतना जितना आना चाहिए, क्योंकि उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो जब कर्व पाथ पे कोई भी ट्रेन चाहे बस चलेगी तो उसको अपोज करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चाहे कोई दूध से दही बनाएंगे, अरे क्रीम बनाएंगे मिल्क से, तो ऐसे ऐसे मखाना पड़ता है ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मखाएगा। तो उसमें होता क्या है कि ये फोर्स सेंटर से अवे लगता है, तो ये फोर्स हमको बर्बाद करता है, उसको बचाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये हमारा जो ट्रेन चल रही है इसको फेंकेगा बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए क्यों बोला जाता है कि ब्लास्ट जो है आउटर साइड में कर्व के ज़्यादा ब्लास्ट रखना, क्यों? क्योंकि हमको आउटर साइड में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्रेन को फेंक देगा बाहर, तो ब्लास्ट उसको कंट्रोल करके रखेगा और इसको वेलोसिटी और रेडियस जितना मेंटेन करके रखेगा, कर्व का सुपर एलिवेशन और ट्रेन का वेलोसिटी, उसके हिसाब से वो एक्सेलरेशन मेंटेन करके वो दोनों उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। चाहे हाई बैंकिंग पे, चाहे कर्व रोड में ट्रेन रोड चल रहा है, कोई बाइक चल रहा है तो उसको झुका के रखता है। तो ये सब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, सेंट्रीपिटल के अपोज, लेकिन रिएक्शन नहीं होता है ये, क्योंकि ये सेम बॉडी पे लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्स नहीं है। रिएक्शन फोर्स कब होता है, जब बॉडी अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे तो सेम बॉडी है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट है, लेकिन रिएक्टिव फोर्स इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि सेमे बॉडी पे लग रहा है ना। डिफरेंट बॉडी होगा तब ना उसको रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा सेंट्रीपिटल के, mv स्क्वायर बाई आर भी होगा, लेकिन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा पूरा, देखिए। पहले मोमेंट ऑफ फोर्स समझ लीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जो कोई भी फोर्स लग रहा है उससे जो रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, वो रोटेशनल इफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। मतलब फोर्स और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में आप कोई चीज़ मतलब अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो एक फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो जो उस सेंट्रीपिटल फोर्स का बार बार डायरेक्शन जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो रहा है उसका रेडियस, फोर्स इंटू आर, एफ इंटू आर, मोमेंट आर्म बोलते हैं उसको। तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, माने फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर न्यूटन और मीटर, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। जैसे आप बताइए, बड़ा गाड़ी को बड़ा स्टीयरिंग क्यों रहता और छोटा गाड़ी को छोटा स्टीयरिंग क्यों रहता। अब गाड़ी देखे हैं ना, ट्रक है चाहे 16 चक्का है तो उसका स्टीयरिंग इतना बड़ा, इसको मैनेज करने के लिए टॉर्क, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म जितना रेडियस बड़ा करेंगे तो टॉर्क बड़ा होगा, तो हमको कम ताकत लगेगा। टॉर्क ज़्यादा रखेंगे, टॉर्क ज़्यादा रहेगा तो ये रोटेट कर देगा, रोटेशन इफेक्ट आएगा ना उससे।
तो आर को बड़ा करने के लिए बड़ा बड़ा स्टीयरिंग लगाते, जैसा गाड़ी का लेंथ रहा वैसा हिसाब से, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते हैं आप, जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का वेट एक्ट करे, ये जो है मतलब बॉडी का स्पेस में चेंज, बॉडी का चेंजेज से इफेक्ट नहीं होता, बॉडी के चेंजेस से इफेक्ट नहीं होता, लोकेशन प्लेस पे इफेक्ट होगा, बॉडी का शेप पे चेंज होगा, जिस बॉडी का जहाँ है वहीं रहेगा, है ना, बॉडी का मूवमेंट से नहीं इफेक्ट होगा। जैसे हेमिस्फीयर है तो 2/3 पे रहेगा, वो तो आगे पढ़िएगा आप सारा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इंटायर बॉडी का वेट जहाँ पे लग रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, सारे फोर्स, टोटल सम ऑफ द फोर्स, टोटल फोर्स, सारे फोर्स का जो बॉडी में जो फोर्स का जोड़ेंगे हम, सब फोर्स जीरो आएगा, इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसमें कोई मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगा उसका, क्योंकि सब फोर्स आधा इधर लग रहा है आधा इधर लग रहा है, या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में लगेगा, तो इक्विलिब्रियम होगा स्टैटिक। अगर ये रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, कुछ और है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, है ना, डायरेक्शन वाला डायनेमिक होगा, सर्कुलर मोशन वाला, है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी अपना शेप रीगेन कर लिया कुछ डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका बदला नहीं, मिनिमम हाइट पर ही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत कम हाइट पर है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी अपना पोजीशन रीगेन कर लिया, जैसे रबर है या फिर कोई भी चीज़ है, पेंडुलम है, ये सब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बॉडी अपना पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, मेन पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कहाँ हिल गया भाई। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन जो है स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करने के बाद नहीं आ पाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट पे रहेगा, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे वाला, जैसे मान लो एक कोन है, पेंडुलम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ रहेगा, नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो रीगेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक होता है न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट करने के बाद चेंज ना होगा, मूव ना करेगा, है ना, सेम हाइट पे जितना सेंटर एकदम बीचों बीच रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा उसका जो मीन आएगा ना, बीचों बीच मतलब मध्य सेंटर में रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऊपर है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और सेंटर में है तो न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये स्टेबिलिटी वाला, ठीक है ना, मतलब रेस्ट वाला का है ये, ठीक है। अब आ जाइए मोशन वाले का। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या होता है, जब दो बॉडी या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे को लगा रहे हैं, टोटल मोमेंटम उनका हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। कंडीशन है कि नो एक्सटर्नल फोर्स कुछ मत लगाइए, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो सिस्टम का होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो, अब जैसे मान लो दो बॉडी, एक बॉडी इधर से जा रहा है, एक बॉडी इधर से जा रहा है, दोनों आपस में टकराया नहीं है, तो दोनों बॉडी का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार हमेशा टोटल मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व होगा, बिफोर और आफ्टर। टकरा गया तो एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो बिफोर, चाहे वो घूम जाए चाहे नाच जाए, अपने जैसे चल रहा है चलते रह रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स कंजर्व रहेगा, मतलब लीनियर मोमेंटम टोटल पहले का और बाद का सेम आएगा। इम्पल्स क्या होता है, अचानक से बड़ा फोर्स बहुत स्मॉल टाइम में आप लगा दिए, जैसे कराटा वाला बताया आपको, बड़ा फोर्स बहुत स्मॉल टाइम में लगाए तो फोर्स पर इनटू टाइम, ये क्या होता है, इम्पल्स। तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, आवेग बोलते हिंदी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी पढ़े थे ना, तो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट समझ, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r। अब बताइए कि एक्सेलरेशन बराबर v²/r कैसे आया। हाँ, एक्सेलरेशन का यूनिट है वेलोसिटी लिखी उसका टाइम। हाँ, तो फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर है। तो v², टाइम कहाँ गया, टाइम को कहाँ लपेट लिए आप। अच्छा, वो एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स इज w/r ऐसा। हाँ, तो टाइम को कैसे लपेट लिए, फोर्स बराबर मास इंटू v²/r होता है, तो v²/r टर्म कहाँ से आया, उसमें टाइम का ही गायब कैसे हो गया एक्सेलरेशन में।
हाँ हाँ ठीक है। आज थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह कल देख लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे बाकी, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू।